हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अभी तक हमने आपको बताया कि आप सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस कैसे बना सकते हैं और इसमें कुल मिलाकर 8 रूल थे और प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको ये 8 रूल्स बता दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमें देखना है कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन करके हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए फ्रेंड्स आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है। जैसा कि आपको सिंपल सेंटेंस पे बताया गया था कि सिंपल सेंटेंस में एक फ्रेज होता है और एक क्लॉज होता है, वैसे ही जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारे होते हैं इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इनडिपेंडेंट क्लॉज होता है। अब जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या है और इनडिपेंडेंट क्लॉज क्या है। डिपेंडेंट क्लॉज वो होते हैं जो अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड होते हैं, वहीं इनडिपेंडेंट क्लॉज ये अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी भी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब तक तुम मेरे पैसे नहीं लौटाओगे मैं तुम्हें और पैसे उधार नहीं दूंगा। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, जब तक तुम मेरे पैसे नहीं लौटाओगे, केवल इतना अगर किसी से कहा जाए तो इसका कंप्लीट सेंस नहीं निकलेगा। ये अभी आधी अधूरी सी बात लग रही है जब तक इसमें दूसरा क्लॉज नहीं ऐड करेंगे कि मैं तुम्हें और पैसे उधार नहीं दूंगा। तो यानी कि इसमें जो पहला क्लॉज है वो एक डिपेंडेंट क्लॉज है, और अगर वहीं दूसरे क्लॉज को अगर हम देखें कि मैं तुम्हें और पैसे उधार नहीं दूंगा, केवल इतना ही अगर आप कहते हैं तो इसका एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है कि मैं तुम्हें और पैसे उधार नहीं दूंगा, यानी कि ये इनडिपेंडेंट क्लॉज है। अब इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इनडिपेंडेंट क्लॉज ये मिलकर बन गया एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसको ज्वाइन करने के रूल्स कौन कौन से हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 3 रूल हैं, एक नाउन क्लॉज, एक है एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा है एडवर्ब क्लॉज। तो इसमें सबसे पहले हमें देखना है नाउन क्लॉज का यूज करके। नाउन क्लॉज, अब क्लॉज तो आपको पता ही है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो, उसको हम क्लॉज कहते हैं। और जब वो पूरा का पूरा क्लॉज एक नाउन की तरह सेंटेंस में यूज होगा तो उसको हम नाउन क्लॉज कहेंगे। तो इसको समझने के लिए फ्रेंड्स, पूरे नाउन क्लॉज को समझने के लिए सबसे पहले आपको नाउन को समझना होगा कि हम सेंटेंस में कितने तरीके से नाउन का यूज करते हैं। मुझे पता है फ्रेंड्स कि आप लोग चाहते होंगे कि बस आपको एक छोटा सा ट्रिक बता दिया जाए, उसके माध्यम से आप सेंटेंस को कंबाइन कर ले जाएं। वो भी आपको बताए जाएंगे, बट आपको डीप नॉलेज होना भी ज़रूरी है। इसके माध्यम से, सिंथेसिस के माध्यम से हम केवल कंबाइन करना ही नहीं सीख रहे हैं, बल्कि हम लॉन्ग सेंटेंसेस के फॉर्मेशन भी सीख रहे हैं। अगर आपको जो एग्जांपल्स बताए जाते हैं उसको आप ध्यान दें तो अगर कहीं भी हिंदी के भी ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलते हैं तो उसको आप आसानी से ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, अगर आपने इन सभी रूल्स को अच्छे से पढ़ा होगा तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स ये नाउन क्लॉज क्या होते हैं। नाउन क्लॉज के यूजेस को समझने के लिए सबसे पहले आपको नाउन का यूज समझना होगा कि नाउन को हम सेंटेंस में कितने तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए, राम सिंग्स वेरी वेल। राम सिंग्स वेरी वेल यानी कि राम बहुत अच्छा गाता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में नाउन क्या है, इसमें नाउन है राम, जो कि किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। यहाँ पे जो नाउन है ये किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, यानी कि इसमें नाउन का यूज क्या है, नाउन एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे यूज हुआ है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, ये तो पहला यूज इसका हो गया कि नाउन का यूज हम एक सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। और जैसे है कि शी राइट्स अ लेटर। शी राइट्स अ लेटर, इस सेंटेंस में नाउन क्या है, इसमें नाउन है लेटर, और लेटर यहाँ पे किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यानी कि यहाँ पे जो नाउन है वो किस रूप में यूज हुआ है, एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। तो नाउन का आपने 2 यूज देखा, एक सब्जेक्ट के रूप में और एक ऑब्जेक्ट के रूप में। और अब देखिए इसका तीसरा यूज, नाउन को हम एज अ कॉम्प्लीमेंट भी यूज कर सकते हैं। जैसे हो गया कि ही इज अ डॉक्टर। ही इज अ डॉक्टर, अब इसमें नाउन क्या है, डॉक्टर है, जो कि किसकी तरह यूज हुआ है, एक कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज हुआ है। तो नाउन का यूज हम एक सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं, या फिर एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए, इसका यूज एक प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह भी हम कर सकते हैं। जैसे है ही लिसन्स टू हिंदी सॉन्ग्स। ही लिसन्स टू हिंदी सॉन्ग्स यानी कि वह हिंदी गाने सुनता है।
अब यहाँ पे नाउन क्या है इसमें, हिंदी सॉन्ग्स, इसमें नाउन है हिंदी सॉन्ग्स, जो किसके बाद आया है, टू के बाद आया है, यानी कि ये टू का ऑब्जेक्ट है। और टू क्या है, एक प्रेपोजिशन है, यानी कि ये क्या है, एक प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। तो एक नाउन का यूज जो है एक प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है, जो कि प्रेपोजिशन के बाद आते हैं। और इसके अलावा एक पांचवा यूज इसका आप देख लीजिए, जैसे है इसको एक केस इन अपोजिशन के भी नियम से इसको हम यूज करते हैं। जैसे है माय फ्रेंड रोहित इज अ टीचर। जैसे माय फ्रेंड रोहित इज अ टीचर। अब इसमें नाउन यहाँ पे है रोहित, और ये दो कॉमा के बीच में यूज हुआ है, यानी केस इन अपोजिशन की तरह यूज हुआ है। तो इस तरह से फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो हम नाउन को 5 तरीके से सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसी तरीके से आपको पूरे के पूरे नाउन क्लॉज को इन 5 तरीकों से सेंटेंस में यूज करना है। तो अभी आपको भले ये प्रोसेस थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन जैसे आप एग्जाम्पल्स को देखते जाएंगे ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम इसको स्टार्ट करते हैं। अब एग्जाम्पल से आपको इसको समझाते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है यू आर अ थीफ, यानी कि तुम एक चोर हो। इट इज़ नोन टू ऑल, यह सबको मालूम है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको एक ट्रिक बताया गया है कि जब आप इसमें व्हाट लगा के क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरा का पूरा नाउन क्लॉज मिल जाएगा। तो बस यही इसका सबसे आसान ट्रिक है। आप यहाँ पे देखिए, जहाँ पे इट, दिस, दैट, इस टाइप का कोई भी अगर आपको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट मिलता है, वहीं पे आप व्हाट लगा के क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हाट इज नोन टू ऑल। व्हाट इज नोन टू ऑल, सबको क्या मालूम है, दैट यू आर अ थीफ, कि तुम एक चोर हो। तो इसके सेंटेंस को कंबाइन करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इसमें हम किस किस कंजंक्शन का यूज कर सकते हैं नाउन क्लॉज बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स नाउन क्लॉज बनाने के लिए जैसा कि नरेशन में होता है, अगर आपने नरेशन पढ़ा है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना आपको आता है, तो आप इस रूल को बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। इसमें आपको दैट का यूज़ करना होता है एज अ कंजंक्शन, या फिर इफ़ का यूज़ करना होता है, या फिर क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ करना होता है। क्वेश्चन वर्ड्स में वाई, वैन, वेयर, व्हाट, हाउ ये सब हो सकते हैं। तो देखिए, दैट का यूज़ आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय कब करते हैं, जब एक असर्टिव सेंटेंस होता है, रिपोर्टेड स्पीच, यानी सामने वाला क्लॉज अगर एक असर्टिव सेंटेंस होता है तो दैट का यूज़ करते हैं। और अगर इंट्रोगेटिव होता है तो इफ़ या क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं। और वो भी इफ़ का यूज़ कब करते हैं, जब वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, यानी कि जब अगला क्लॉज हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो वहाँ पे आपको इफ़ का यूज़ करना होगा। और अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो आप वही क्वेश्चन वर्ड ही एज अ कंजंक्शन यूज करते हैं। तो बस वही नरेशन की तरह ही आपको इसमें इन कंजंक्शन का यूज़ करना है। अब आप यहाँ पे व्हाट लगा के क्वेश्चन करिए कि व्हाट इज़ नोन टू ऑल, क्या सबको मालूम है। अब इसका जो रिप्लाई मिला वही आपका इसमें नाउन क्लॉज है, दैट यू आर अ थीफ, कि तुम एक चोर हो, इज़ नोन टू ऑल, सबको मालूम है। हो गया कॉम्बिनेशन इसका। बस आपको व्हाट लगा के क्वेश्चन करना है, कॉम्बिनेशन अपने आप इसका बन जाएगा। तो आप इसको बना सकते हैं कि दैट यू आर अ थीफ, दैट यू आर अ थीफ इज नोन, इसमें से सब्जेक्ट को आपको हटाना है क्योंकि अब ये पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट हो गया। तो दैट यू आर अ थीफ इज नोन टू ऑल, ये आपको सेंटेंस कंबाइन हो गया। और इसमें देखिए दैट यू आर अ थीफ, यही हमारा नाउन क्लॉज है जो कि इसमें किसका काम कर रहा है, एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। देखिए ये वर्ब के पहले आया हुआ है, और वर्ब के पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो इस तरीके से आप इसमें दैट का यूज स्टार्टिंग में करके इसको कंबाइन कर सकते हैं। और आप दैट का यूज स्टार्टिंग में तभी कर सकते हैं जब ये जो सब्जेक्ट हमारा है ये इट होगा, दिस होगा या फिर दैट होगा। अगर इसमें कोई आई है, यू है, वी, दे या फिर कोई अदर सब्जेक्ट है तो उसमें आप दैट सबसे पहले यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे केवल इट है, दिस है या फिर दैट है, तभी आप दैट को स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इस तरह का, जैसे शी विल गेट गुड मार्क्स, यानी कि उसे अच्छे अंक मिलेंगे। इट इज सर्टेन, यह निश्चित है, उसे अच्छे अंक मिलेंगे, यह निश्चित है। तो आप यहाँ भी देखिए इट के जगह पे आप व्हाट लगा के क्वेश्चन करिए कि व्हाट इज सर्टेन, क्या निश्चित है, दैट शी विल गेट गुड मार्क्स इज सर्टेन। हो गया कॉम्बिनेशन इसका। तो ये बन जाएगा दैट शी विल गेट गुड मार्क्स
अब यहाँ से आपको सब्जेक्ट को हटाना है, ये हो जाएगा इज सर्टेन। सब्जेक्ट को क्यों हटाया जा रहा है? क्योंकि अब ये पूरा का पूरा जो क्लॉज है ये एक सब्जेक्ट की तरह ही यूज़ हुआ है, तो ये दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया दैट शी विल गेट गुड मार्क्स इज सर्टेन। अब देखिए आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम डायरेक्ट इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि इट इज़ सर्टेन दैट शी विल गेट गुड मार्क्स। तो फ्रेंड्स इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन अब अगर यहाँ पे इट या इट दिस या दैट नहीं रहेगा, इसके अलावा कोई अदर सब्जेक्ट आएगा, तब आप इसको इस तरीके से बनाएंगे कि पहले दूसरा क्लॉज और उसके बाद दैट लगा के पहला क्लॉज, ऐसा कर सकते हैं। तो इसके भी एग्जाम्पल अब हम देख लेते हैं, जैसे कि राम इज़ अ डल बॉय, यानी कि राम एक मूर्ख लड़का है। एवरी टीचर नोज इट, यानी कि हर अध्यापक यह जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए दूसरा वाला जो सब्जेक्ट हमारा है ये इट दिस या दैट नहीं है, बल्कि यहाँ पे एवरी टीचर आ गया है। तो आप यहाँ पे वॉट लगा के क्वेश्चन नहीं करेंगे। देखिए इसमें इट यहाँ पे आया हुआ है, तो आप यहाँ पे वॉट लगा के क्वेश्चन करिए। एवरी टीचर नोज यानी हर अध्यापक जानते हैं वॉट, क्या? हर अध्यापक क्या जानते हैं? दैट राम इज़ अ डल बॉय। एवरी टीचर नोज दैट राम इज़ अ डल बॉय। तो अब जहाँ पे यहाँ इट है ऑब्जेक्ट वाले पोर्शन में, यहाँ पे वॉट लगाइए तो आपको पूरा नाउन क्लॉज इसमें मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये दूसरा सब्जेक्ट लिखेंगे, एवरी टीचर नोज, एवरी टीचर नोज। अब देखिए इस इट के जगह पे आप इस पूरे क्लॉज को रखेंगे दैट राम इज़ अ डल बॉय, क्योंकि एक असर्टिव सेंटेंस है इसीलिए इसमें दैट का यूज हो रहा है कंबाइन करने के लिए। तो एवरी टीचर नोज दैट राम इज अ डल बॉय। तो जब भी दूसरा वाला जो सब्जेक्ट है वो इट दिस या दैट नहीं रहेगा तो आपको ऐसे इसको बनाना होगा। अब चलिए इसके एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अगला एग्जाम्पल है कि वी मस्ट लव द पुअर, यानी कि हमें गरीबों से प्रेम करना चाहिए। वी मस्ट लव द पुअर, हमें गरीबों से प्रेम करना चाहिए। गांधी जी टॉट अस सो, यानी कि गांधी जी ने हमें ऐसा सिखाया था। गांधी जी ने हमें ऐसा सिखाया था। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन करिए कि गांधी जी टॉट अस व्हाट, गांधी जी ने हमें सिखाया था क्या? दैट वी मस्ट लव द पुअर, कि हमें गरीबों से प्रेम करना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले क्लॉज को लेकर आएंगे, गांधी जी टॉट अस, गांधी जी ने हमें सिखाया था। सबसे पहले ये आप लिखेंगे गांधी जी टॉट अस। अब सो के जगह पे आपको ये पूरा क्लॉज लिख देना है, दैट वी मस्ट लव द पुअर, दैट वी मस्ट लव द पुअर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। अब इसमें जो ये नाउन क्लॉज आ रहा है, जैसे यहाँ पे आ गया दैट वी मस्ट लव द पुअर, यहाँ पे आ गया दैट राम इज़ अ डल बॉय। ये देखिए इस वर्ब के लिए किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है ये, और वहीं पहले और दूसरे एग्जाम्पल में नाउन क्लॉज का यूज एज अ सब्जेक्ट हुआ है। तो आई होप फ्रेंड्स अब इतना आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम और इससे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स अगला एग्जांपल हमारा है कि आई टोल्ड यू दैट यस्टरडे, यानी कि मैंने तुम्हें वह कल बताया था, मैंने तुम्हें वह बात कल बताई थी। यू मस्ट रिलाई ऑन इट, और तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए। रिलाई का मतलब भरोसा करना होता है। तो आई टोल्ड यू दैट यस्टरडे, मैंने तुम्हें कल वह बात बताई थी। यू मस्ट रिलाई ऑन इट, और तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए। तो यू मस्ट रिलाई ऑन वॉट, यानी कि किस पर भरोसा करना चाहिए? वॉट आई टोल्ड यू यस्टरडे, यानी मैंने जो तुम्हें कल बताया था तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए। यहाँ भी आप जब वॉट लगा के क्वेश्चन करेंगे इट के जगह पे, यू मस्ट रिलाई, तुम्हें भरोसा करना चाहिए ऑन वॉट, यानी किस पर? वॉट आई टोल्ड यू यस्टरडे, यानी मैंने जो तुम्हें कल बताया था। इसमें जो आ रहा है तो जो के लिए आपको वॉट का यूज करना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यू मस्ट रिलाई ऑन, इतना आपको लिखना होगा, यू मस्ट रिलाई ऑन। और उसके बाद इसमें आपको वॉट का यूज करना होगा जो के लिए। वॉट आई टोल्ड यू यस्टरडे, वॉट आई टोल्ड यू यस्टरडे। अब यहाँ पे दैट लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है, जो यहाँ पे दैट आया हुआ है।
ये हो गया यू मस्ट रिलाई ऑन वॉट आई टोल्ड यू यस्टरडे। तो यहाँ पे देखिए ऑन के बाद ये पूरा नाउन क्लॉज आया हुआ है, यानी कि ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। तो चलिए और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। देखिए फ्रेंड्स, अगला एग्जाम्पल है कि मिस्टर सिंह सेड समथिंग, यानी कि मिस्टर सिंह ने कुछ कहा था। आई डू नॉट एग्री टू इट, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मिस्टर सिंह ने कुछ कहा था, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। तो आई डू नॉट एग्री टू वॉट, यानी कि मैं किससे सहमत नहीं हूँ, जो मिस्टर सिंह ने कहा था। जो मिस्टर सिंह ने कहा था, यहाँ भी जो आ रहा है, यानी कि यहाँ भी आपको वॉट का यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले मेन क्लॉज आप लिखेंगे आई डू नॉट एग्री टू, इतना आपको लिखना होगा। आई डू नॉट एग्री टू, अब वॉट मिस्टर सिंह सेड, जो मिस्टर सिंह ने कहा था, ये यहाँ पे आपको लिखना होगा। ये हो जाएगा वॉट मिस्टर सिंह सेड। तो सेंटेंस हमारा कंबाइन हो गया कि आई डू नॉट एग्री टू वॉट मिस्टर सिंह सेड। अब यहाँ भी देखिए टू के बाद ये पूरा नाउन क्लॉज आया हुआ है, तो ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला एग्जांपल हमारा है कि राम हैज़ फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, यानी कि राम परीक्षा में फेल हो गया है। द रीजन इज हिज केयरलेसनेस, और उसका कारण क्या है, उसकी लापरवाही। उसका कारण है उसकी लापरवाही। तो सबसे पहले देखिए आप इसको हिंदी में कैसे कंबाइन कर सकते हैं कि राम के फेल होने का कारण यह है कि वह लापरवाह है। राम के फेल होने का कारण यह है कि वह लापरवाह है। इस तरीके से आपको हिंदी में कंबाइन करना होगा। तो यानी कि सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, द रीजन से स्टार्टिंग करेंगे। द रीजन ऑफ, अब राम के फेल होने का, इसको आप लिख सकते हैं राम्स फेलियर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं राम्स फेलियर, राम के फेल होने का रीजन। द रीजन ऑफ राम्स फेलियर, राम के फेल होने का रीजन। अब यह है कि, इसमें इज आया हुआ है तो इज दैट। द रीजन ऑफ राम्स फेलियर इज दैट, यानी कि राम के फेल होने का कारण है कि वह लापरवाह है। केवल इतना आया कि वह लापरवाह है, तो इसको आप लिख सकते हैं ही इज केयरलेस। इसमें कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। अगर आप इसका सेंस निकाल ले जाते हैं, इसको हिंदी में कंबाइन कर लेते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या चेंजिंग होना है। जैसे यहाँ पे देखिए हिज का ही हो गया और केयरलेसनेस का केवल केयरलेस हो गया। इस तरीके से यहाँ पे कुछ चेंजिंग आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए फेल जो वर्ब के रूप में था, इसको एज ए नाउन लिखा गया, फेलियर कर दिया गया है। राम सब्जेक्ट था, तो यहाँ पे इसको पॉजेसिव केस की तरह लिखा गया, राम्स फेलियर हो गया। तो इसमें देखिए इज के बाद ये जो पोर्शन आया हुआ है, तो ये कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज हुआ है सेंटेंस में। यहाँ पे नाउन क्लॉज का यूज एज अ कॉम्प्लीमेंट हुआ है। अब देखते हैं फ्रेंड्स और एग्जाम्पल। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला एग्जाम्पल हमारा है कि गांधी जी वॉज शॉट डेड, यानी गांधी जी की हत्या कर दी गई। द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक वाइल्ड फायर, और ये खबर जंगल के आग की तरह पूरे देश में फैल गई। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, अगर इसको आप हिंदी में कंबाइन करते हैं तो कर सकते हैं कि यह खबर कि गांधी जी की हत्या हो गई पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गई। ऐसे आप इसको बनाएंगे। सबसे पहले यह खबर, यानी कि द न्यूज़ यहाँ पे आना चाहिए। इसको केस इन अपोजिशन की तरह आपको बनाना है। सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पे द न्यूज़ का मतलब हो गया यह खबर। अब कि गांधी जी की हत्या हो गई, दैट गांधी जी वॉज शॉट डेड, असर्टिव है तो दैट लगा सकते हैं, दैट गांधी जी वॉज शॉट डेड। लेकिन ये जो क्लॉज हमारा है, इसको आप 2 कॉमा के बीच में रखेंगे। इसको 2 कॉमा के बीच में रखना होगा। ये केस इन अपोजिशन की तरह यूज हुआ है। द न्यूज़ दैट गांधी जी वॉज शॉट डेड, और उसके बाद देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक वाइल्ड फायर। तो ये सेंटेंस हमारा कंबाइन हो गया कि द न्यूज़ दैट गांधी जी वॉज शॉट डेड स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक वाइल्ड फायर। अब इसमें ये जो क्लॉज हमारा आया हुआ है दैट गांधी जी वॉज शॉट डेड, इसको 2 कॉमा के बीच में लिखा गया, यानी कि ये केस इन अपोजिशन की तरह यूज हुआ है। तो अभी तक फ्रेंड्स हमने आपको ये 5 तरीके से नाउन क्लॉज का यूज करना बताया।
लेकिन इसमें हम एक चीज़ कॉमन है कि इन सभी एग्जाम्पल्स में केवल हमने आपको दैट का यूज़ करना ही बताया। तो अब हम आगे के एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं कि हम इफ़ और क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं। और इसके पहले अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है विल ही कम। आई डू नॉट नो इट। विल ही कम, क्या वह आएगा? आई डू नॉट नो इट, मैं यह नहीं जानता हूं। तो आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, वॉट, क्या, कि क्या वह आएगा। तो अगर आप यहां पे वॉट लगा के क्वेश्चन करें, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, वॉट यानी क्या, कि क्या वह आएगा। तो यहां पे कि क्या आ रहा है, और जब भी बीच में कि क्या वाला सेंस आता है तो उसके लिए आप इफ़ का यूज़ करते हैं। जब भी कि क्या आएगा तो उसके लिए इफ़ का यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें प्रिंसिपल क्लॉज हम लिखेंगे मैं नहीं जानता, जिसका कंप्लीट सेंस है। तो आपको लिखना होगा यहाँ पे आई डू नॉट नो। अब यहाँ पे देखिए ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इसलिए इसको कंबाइन करने के लिए हमें इसमें इफ़ का यूज़ करना होगा, जैसे नरेशन में करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो यहाँ पे इफ़ आ गया, और इफ़ या क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट लिखते हैं तो यहाँ पे अब सब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे विल आएगा, ही विल कम, यानी कि इंट्रोगेटिव को असर्टिव में भी चेंज करना है, जैसे नरेशन में आप करते हैं। ये हो गया आई डू नॉट नो इफ़ ही विल कम, मैं नहीं जानता कि क्या वह आएगा। कभी कभी ऐसे भी रहता है कि ये सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से नहीं भी स्टार्ट रहता है, लेकिन जब आप उसको हिंदी में कंबाइन करेंगे तो उसमें की क्या आ जाता है बीच में। जैसे हम देख लेते हैं, जैसे है ही मे बी इनोसेंट, he may be innocent, I do not know it। he may be innocent यानी कि वह निर्दोष हो सकता है। may be यहाँ पे आया, पॉसिबिलिटी है कि निर्दोष हो सकता है। I do not know it, मैं यह नहीं जानता हूँ। अब इसको अगर हम कंबाइन करते हैं तो क्या होगा, मैं नहीं जानता कि क्या वह निर्दोष है। मैं नहीं जानता, सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा I do not know, I do not know, मैं नहीं जानता। अब इसमें भी की क्या आ रहा है तो उसके लिए आपको किसका यूज़ करना है, इफ़ का यूज़ करना है। अब वह निर्दोष है, अब इसमें मे बी नहीं आ रहा है, इसमें है डायरेक्ट आगे, यानी कि इज़ का यूज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। इफ़ ही इज़ इनोसेंट, इफ़ ही इज़ इनोसेंट। ये हो गया आई डू नॉट नो इफ़ ही इज़ इनोसेंट, मैं नहीं जानता कि क्या वह निर्दोष है। इस तरीके से आप इफ़ का यूज इसमें कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला एग्जांपल हमारा है कि द टू स्टूडेंट्स क्वेरल्ड, यानी कि उन दोनों स्टूडेंट्स ने झगड़ा किया। द टू स्टूडेंट्स क्वेरल्ड, उन दो स्टूडेंट्स ने झगड़ा किया। आई वॉन्ट टू नो द रीज़न, और मैं कारण जानना चाहता हूँ। अब फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जब भी इसमें रीज़न की बात होगी तो उसके लिए हमें वाई का यूज़ करना होगा। रीज़न की अगर बात हो रही तो वहाँ पे हम वाई का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये सेंटेंस अगर हम हिंदी में कंबाइन करते हैं तो क्या होगा, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ कि उन दोनों लड़कों ने झगड़ा क्यों किया। मैं जानना चाहता हूँ कि उन दोनों लड़कों ने झगड़ा क्यों किया। तो कि क्यों इसमें आ रहा है, यानी कि यहाँ पे आप वाई का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें जिसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है कि मैं जानना चाहता हूँ, यानी कि आई वॉन्ट टू नो, पहले आप इसको लिखेंगे आई वॉन्ट टू नो। अब यहाँ पे आप वाई का यूज़ कर सकते हैं, वाई द टू स्टूडेंट्स क्वेरल्ड, और वाई के बाद जो सेंटेंस है वो बिल्कुल असर्टिव की तरह रहेगा, यानी कि पहले सब्जेक्ट आएगा। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है द टू स्टूडेंट्स, वाई द टू स्टूडेंट्स क्वेरल्ड। ये हो गया आई वॉन्ट टू नो वाई द टू स्टूडेंट्स क्वेरल्ड। तो जब भी रीजन की बात होगी तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पे आप वाई का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए अगला एग्जाम्पल है कि समवन स्टोल माई वॉच, यानी किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली। आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता। तो इसको जब आप हिंदी में कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, मैं नहीं जानता कि मेरी घड़ी किसने चुराई। मैं नहीं जानता कि मेरी घड़ी किसने चुराई, कि किसने, तो यहाँ पे कौन या किसने के लिए हु का यूज़ करते हैं। सबसे पहले होगा आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, आई डू नॉट नो।
अब कौन या किसने के लिए किसका यूज़ होता है, हु का यूज़, तो यहाँ पे आप हु का यूज़ कर सकते हैं और इसके बाद सीधे वर्ब लिखेंगे स्टोल माई वॉच, माई वॉच। ये हो गया आई डू नॉट नो हु स्टोल माई वॉच, मैं नहीं जानता कि मेरी घड़ी किसने चुराई। तो जैसा वहाँ पे सेंस निकलेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको एक क्वेश्चन वर्ड का यूज़ वहाँ पे कर देना है। अगला एग्जाम्पल है वेयर डिड ही गो, यानी कि वह कहाँ गया था, नो बडी नोज इट, या कोई नहीं जानता, वह कहाँ गया था या कोई नहीं जानता। अब इसको आप अगर कंबाइन करते हिंदी में तो क्या हो जाएगा, कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया था। कोई नहीं जानता, सबसे पहले ये आ रहा है, यानी कि नो बडी नोज, सबसे पहले आप ये लिखेंगे नो बडी नोज, कोई नहीं जानता। अब कि वह कहाँ गया था, कहाँ, इसमें वेयर आया हुआ है तो आप वेयर का यूज एज ए कंजंक्शन यहाँ पे करेंगे, लेकिन क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद आपको सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या, ही है, और इसमें देखिए फ्रेंड्स इसमें डिड का यूज़ हुआ है, और जब इसको हम असर्टिव में चेंज करेंगे तो मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो गो का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा वेंट। तो ये सब भी आपको ध्यान देना होगा जैसे आप नरेशन में करते थे, इंट्रोगेटिव से असर्टिव में चेंज करते समय। तो हो गया नो बडी नोज वेयर ही वेंट, कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया था। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम इफ़ या क्वेश्चन वर्ड्स का भी यूज़ करके सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल नरेशन के ही जैसा है। आई होप फ्रेंड्स ये सारे एग्जांपल्स आपको बहुत ही अच्छे से समझ आए होंगे, और ये नाउन क्लॉज का ये जो रूल है ये आपको बढ़िया से समझ आ गया होगा। इसमें एक और टाइप का एक और एग्जाम्पल आपको हम बताएंगे जो थोड़ा सा डिफरेंट है, और उस टाइप का क्वेश्चन अभी हाल ही में कॉमेंट बॉक्स में किसी ने मुझसे पूछा था, तो आपको बता देते हैं। वो क्वेश्चन था कि ही इज़ वेरी रूड, ही इज़ वेरी रूड, otherwise he is fit for the post। ऐसे यहाँ पे दो सेंटेंस दिए गए थे। ही इज़ वेरी रूड, यानी कि वह बहुत रूड है, बहुत ही असभ्य है। अदरवाइज ही इज़ फिट फॉर द पोस्ट, अन्यथा वह इस पोस्ट के लिए बिल्कुल फिट है। तो अब इन दोनों को अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइन करना हो, वो भी नाउन क्लॉज का यूज़ करके, तो इसमें देखिए वो इस पोस्ट के लिए तो फिट है, केवल एक उसमें कमी है, और वो क्या कमी है कि वो बहुत र्यूड है। यानी केवल इस चीज़ को छोड़कर, केवल ये छोड़कर कि वो र्यूड है, वो इस पोस्ट के लिए फिट है। तो इस चीज़ को छोड़कर कि वह रूड है, तो छोड़कर के लिए आप किसका यूज़ कर सकते हैं, एक्सेप्ट का यूज़ करते हैं। एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर। तो जब ऐसा सेंटेंस कहीं पे दिया जाएगा, ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं और उसको आपको कंबाइन करना हो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो आप सबसे पहले एक्सेप्ट दैट का यूज़ कर देंगे। एक्सेप्ट दैट यानी इस चीज़ को छोड़कर कि ही इज़ वेरी रूड, वह बहुत रूड है। इस चीज़ को छोड़कर कि वह बहुत रूड है, ही इज़ फिट फॉर द पोस्ट। अब ये चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं कॉमा लगा के, ही इज़ फिट फॉर द पोस्ट। तो जब भी ऐसा होगा कि इसमें कोई किसी चीज़ के लिए फिट रहे लेकिन थोड़ी सी कमी उसमें दे दी जाए, एक कमी दे दी जाए, तो वहाँ पे आप एक्सेप्ट दैट का यूज़ करके उसको कंबाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब आप इसके ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स सॉल्व करिएगा, और अगर आपको कहीं भी डिफ़िकल्टी होती है, कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे आगे की भी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे अपकमिंग वीडियोज़ भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।